नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश साहित्य में आपका स्वागत है। और आज हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चन सीरीज जो चला रहे हैं, उसी के सिलसिले में आगे बात करेंगे। तो आज मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन लेकर आया हूं और इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं लिटरेरी थ्योरी के, लिटरेचर के भी, तो काफ़ी सारे कंसेप्ट जो इन क्वेश्चंस में आ रखे हैं या फिर आसपास के एरिया को जो टच करता है क्वेश्चन, वो सारे हम इन क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द अकाउंट ऑफ द अगस्टन एज इन इंग्लैंड। तो इसका ऑथर पूछा है इसने, अकाउंट ऑफ द अगस्टन एज इन इंग्लैंड कब पब्लिश हुआ था ये? 1759। तो इसका ऑथर कौन सा है इनमें से? तो आप इनमें से देखोगे, फर्स्ट ऑप्शन है जॉन गे, सेकंड है विलियम हेजलिट, थर्ड है ओलिवर गोल्डस्मिथ और फोर्थ है सैमुअल जॉनसन। तो ये सारे राइटर आप जानते होंगे, लेकिन हो सकता है आपको पता नहीं अकाउंट ऑफ द अगस्टन एज इन इंग्लैंड किसने लिखा है। तो इसका मान लो आप पॉपुलर वर्क जानते हो, तो इसका एक ही बहुत पॉपुलर वर्क है, बाकी भी और भी है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वो कौन सा है आपका? द बेगर्स ओपेरा। ठीक है, जिसको बर्टोल्ट ब्रेस्ट ने थ्री पेनी ओपेरा नाम देके अडॉप्ट किया था, म्यूजिक उस पर सेट किया था। दूसरा है विलियम हेजलिट। विलियम हेजलिट की आपके जैसे राउंड टेबल है, टेबल टॉक है, द स्पिरिट ऑफ द एज है, ये कुछ फेमस वर्क है इसके। फिर ओलिवर गोल्डस्मिथ का, ओलिवर गोल्डस्मिथ का सोचो कोई वर्क याद है आपको तो, द डिजर्टेड विलेज, स्कूल फॉर स्कैंडल। तो ये सारे ओलिवर गोल्डस्मिथ के। फिर सैमुअल जॉनसन के, सैमुअल जॉनसन के लंदन, लंदन के बाद में हिस्ट्री ऑफ रासेलाज। इसके बाद इन्होंने डिक्शनरी लिखी थी इंग्लिश की, लाइव्स ऑफ एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स का लिखा था इन्होंने। फिर प्रीपेस टू शेक्सपियर। ये कुछ सैमुअल जॉनसन के इंपॉर्टेंट वर्क है। तो आइए चलते हैं, इनका थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं। तो पहला आपका जॉन गे। जॉन गे कब से कब तक था? 1685 से लेकर 1732। तो इस टाइम कौन सी एज चल रही थी? तो इस टाइम हम बोले तो एज कौन सी चल रही थी? न्यू क्लासिकल एज। और न्यू क्लासिकल एज में भी कौन सी एज थी? न्यू क्लासिकल में जैसे 1700 के ये छोटा था, जब 15 साल का हुआ था तब तक तो ड्राइजन की एज है, रेस्टोरेशन एज। और इसके बाद मेनली इसने कौन सी एज में लिखा है? अगस्टन एज में। तो इसका जैसे मैंने बताया था, द बेगर्स ओपेरा पब्लिश कब हुआ था, इसकी डेट भी याद रखना, बहुत बार क्रोनोलॉजी में पूछी जाती है ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये इसका। और इसको बर्टोल्ट ब्रेस्ट ने थ्री पेन ओपेरा ये अडॉप्ट किया था। ठीक है, ये एक ओपेरा बर्टोल्ट ब्रेस्ट ने लिखा था जिसमें इसका यूज किया गया है, इसका जो ट्रांसलेशन हुआ था उसका यूज हुआ है। और ये जो लिखा हुआ है वो आपका इंग्लिश में नहीं है ओरिजिनली, फिर बाद में ट्रांसलेट इंग्लिश में हुआ है। फिर अपना जैसे विलियम हेजलिट। विलियम हेजलिट बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है नेट के पर्सपेक्टिव से, बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे। और इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को मैंने यहाँ ऐड करने की कोशिश की है और उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जैसे इनका है जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, कब पब्लिश हुआ था? 1817 में। फिर आपका टेबल टॉक, जैसा कि मैंने बताया था, 1821। फिर आपका स्पिरिट ऑफ द एज 1825, द प्लेन स्पीकर 1826। फिर है राउंड टेबल। राउंड टेबल है, उसमें टोटल कितने ऐसे थे? 52 ऐसे थे, जिनमें से 40 ऐसे हेजलिट ने लिखे थे और बाकी जो ऐसे हैं वो किसने लिखे थे? लेगर्ड ने। और ये पब्लिश किस में हुआ था? लेगर्ड ने एक जर्नल चलाया था जिसका नाम था एग्जामिनर, तो उसमें ये सारे ऐसे पब्लिश हुए थे। ठीक है, ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितने ऐसे किसने पब्लिश किया था। ठीक है, और ये ऐसे कौन से जर्नल में पब्लिश हुए थे, इस पे क्वेश्चन आ रखा है ऑलरेडी, तो थोड़ा सा ध्यान देना इस पे। फिर इसका बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है एक, लिब अमोरिस, ये फ्रेंच टाइटल है बेसिकली है, या न्यू पिग्मेलियन। ठीक है, पिग्मेलियन किसने लिखा था? पिग्मेलियन एक प्ले है, किसने लिखा था? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। ये भी याद रखना इसके साथ, पिग्मेलियन किसने लिखा था? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। ठीक है, तो ये क्या है? द न्यू पिग्मेलियन। तो न्यू पिग्मेलियन में ये जो हेजलिट है वो किसके बारे में लिख रहा है? ये इसकी एक पहली वाइफ थी जिसका नाम है सारा वॉकर। ठीक है, तो सारा वॉकर के साथ जो इसका रिलेशन था उसका डिस्कस किया गया है किसमें? द न्यू पिग्मेलियन में।
और इसमें इनका डिवोर्स हो जाता है, तो ये बहुत दुखी रहता है, और उस टाइम ये लिखा गया है। ठीक है, तो इसको इसने खुद नहीं बोला है कि ये जो है वर्क, ये जो बुक है इसकी, वो क्या है, सेल्फ टॉर्मेंटिंग फोली, मतलब खुद को टॉर्मेंट करने वाली एक फोली या फिर बेवकूफी। ठीक है, फिर है इसका दूसरी वाइफ थी, फिर इसने दूसरी शादी की। दूसरी शादी किससे की थी, इसाबेला ब्रेड वाटर। ठीक है, इसाबेला ब्रिज वाटर। तो इसमें क्या लिखा है, इसके ऊपर भी इसने बुक लिखी है, नोट्स ऑफ ए जर्नी इन फ्रांस एंड इटली। तो इसके साथ इसने फ्रांस और इटली में गया था ये टूर करने के लिए। तो उसी दौरान जो इसके एक्सपीरियंस थे जो सेकंड वाइफ के साथ, उनको इसने इसमें लिखा है। तो ये तो हुआ कुछ हेजलिट के बारे में। इन वर्क्स को थोड़ा सा आप डिटेल में भी पढ़ लेना, क्वेश्चंस आते हैं, एटलीस्ट इनकी समरी तो आप पढ़ के ही जाना। ठीक है, कि थोड़ा सा डिटेल में, जैसे कम से कम 2 मिनट आप मान लो कहीं बोलना भी हो तो बोल सको, उस टाइप से पढ़ के जाना इनको। फिर आगे चलते हैं, जो अपना जो राइटर आया था क्वेश्चन में, वो है आपका ओलिवर गोल्डस्मिथ। तो ओलिवर गोल्डस्मिथ का एक तो है जो क्वेश्चन में भी आ रखा है, कौन सा, द अकाउंट ऑफ द अगस्टन एज इन इंग्लैंड। कब पब्लिश हुआ था ये, 1759 में। ठीक है, ये याद रखना, इसमें तो ऑलरेडी अभी क्वेश्चन देखा था वो आ रखा है। जैसे क्वेश्चन पे आप देख जाओ, यहाँ आप देखोगे ये आया हुआ है, अकाउंट ऑफ द अगस्टन एज इन इंग्लैंड। ठीक है, किसका था ये, ओलिवर गोल्डस्मिथ का। अब पता चला आपको। फिर इसका और कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क है, इसका एक है सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है। और ये जो दोनों जो वर्क है, अकाउंट ऑफ द अगस्टन एज इन इंग्लैंड एंड द बी है, जो जर्नल है उसमें दोनों पब्लिश हुए थे, अकाउंट ऑफ द अगस्टन एज इन इंग्लैंड और सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। ये दोनों जो वर्क है वो द बी जर्नल है उसमें पब्लिश हुए थे। ठीक है, ये याद रखना आप। अब ये जो अकाउंट ऑफ द अगस्टन एज इन इंग्लैंड, अब अगस्टन एज से आप क्या समझते हो, कब से कब तक थी अगस्टन एज। अगस्टन एज आपकी थी 1700 से लेके 1745 तक। इसको एज ऑफ पोप भी कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना आप। न्यू क्लासिकल एज में आती है। न्यू क्लासिकल एज के आप 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहले आपकी आती है रेस्टोरेशन एज 1660 से लेके 1700 तक। उसके बाद अगस्टन एज 1700 से 1745, और उसके बाद एज ऑफ सेंसिबिलिटी या एज ऑफ जॉनसन, जो कि कब से है, 1745 से लेके कुछ मतलब 1785 तक मानते हैं, कुछ 1798 तक भी मानते हैं। ठीक है, जब तक रोमेंटिसिज्म शुरू नहीं होता आपका। तो ये था। अब सैमुअल जॉनसन बहुत इंपॉर्टेंट वर्क राइटर है। तो सैमुअल जॉनसन के बारे में हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है, या फिर ये ऑप्शन में आ जाएगा आपको। तो सैमुअल जॉनसन इज मस्ट रीड राइटर। सैमुअल जॉनसन तो उन राइटर्स में से है कि आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो इसको तो छोड़ ही नहीं सकते। जैसे आप शेक्सपियर को नहीं छोड़ सकते, मिल्टन को नहीं छोड़ सकते, सैमुअल जॉनसन को नहीं छोड़ सकते, ड्राइडन को नहीं छोड़ सकते, पॉप को नहीं छोड़ सकते। फिर रोमेंटिसिज्म में जाओगे तो वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, कीट्स, शेले, बायरन, इनको नहीं छोड़ सकते। डिकन्स, हार्डी, इनको नहीं छोड़ सकते विक्टोरियन में। तो वैसे ही जॉनसन को भी आप नहीं छोड़ सकते। जॉनसन के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो इसके एक तो जो इसने वर्क लिखा था, लाइफ ऑफ मिस्टर रिचर्ड सेवेज, ये कब पब्लिश हुआ था, 1744 में। इसमें दे ही रखा है मैंने। फिर है लंदन, ये इसकी पोइम है। और द वेनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज। ठीक है, ह्यूमन विशेज है, ये विशेज नहीं लिखा है आगे, वेनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज। तो इसमें जो लंदन है, लंदन में ज्वेनल है, जो एक क्लासिकल राइटर है रोम का, उसको इसने इमिटेट किया है। तो इसकी जो थर्ड सेटायर है ज्वेनल की, उसको लंदन में इमिटेट किया है। और द वेनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज है, उसमें इसने इसकी 10th सेटायर को इमिटेट किया है। ठीक है, फिर इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लिटरेचर मान लीजिए या लैंग्वेज के लिए है, वो है डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। कब पब्लिश हुई थी, 1755। ये ईयर तो दोस्तों कभी मत भूलना, 1755 जो पहली डिक्शनरी पब्लिश हुई है इंग्लिश की सैमुअल जॉनसन के द्वारा, वो 1755। ठीक है, याद रखना ये। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। तो इसमें हमने थोड़ा देखा ओलिवर गोल्डस्मिथ के बारे में, जॉन गेक के बारे में, हेजलिट के बारे में, और सैमुअल जॉनसन के बारे में, इनके वर्क्स के बारे में थोड़ा देखा हमने। अब आगे हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इन हाउ मेनी पार्ट्स डिड सर्वांते पब्लिश हिज नॉवल डॉन किक्सिथ। तो जो डॉन किक्सिथ जो नॉवल है,
वो स्पेनिश में लिखा गया था। कौन सी लैंग्वेज में? स्पेनिश में। ठीक है, ये आप याद रखना। लेकिन इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी हुआ था, और ये एक ऐसा नॉवल था जिसने बहुत सारे राइटर्स को इन्फ्लुएंस किया है, इसलिए इससे भी काफी बार क्वेश्चंस आते हैं। फ्रिक्वेंटली इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डॉन किक्सोते के बारे में। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना कि बेसिक इसकी स्टोरी क्या है, इसमें मेन कैरेक्टर्स क्या है, ठीक है, और कौन कौन से राइटर्स है जो ज्यादा इससे इन्फ्लुएंस थे, ये चीज आप देखना थोड़ा डिटेल में। यहाँ मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके, ठीक है। तो इसमें 3, 5 to 12, तो ये तो आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें तो हम उतना ज्यादा कर नहीं सकते कुछ। तो कितने पार्ट में पब्लिश हुआ था ये, थोड़ा दिमाग लगाइए, कमेंट में बताइए कितने पार्ट में पब्लिश हुआ था आपका ये? 2 पार्ट में, ठीक है। और 2 पार्ट कब कब पब्लिश हुए थे? एक तो 16 नोट 5 और एक 16 नोट 15, मतलब आपके कौन सी सेंचुरी चल रही थी? 17th सेंचुरी, ठीक है। इस टाइम इंग्लैंड में कौन सी एज चल रही थी? इस टाइम इंग्लैंड में चल रही थी आपकी जेकोबियन एज। कौन सी? जेकोबियन। जेकोबियन एज कब से कब तक थी? 1603 से लेके 1625 तक रेनेसां आती है, ठीक है। एलिजाबेथन एज, जेकोबियन एज, फिर ये कैरोलियन एज और कॉमनवेल्थ एज, उसके बाद आता है आपका न्यू क्लासिकल, ठीक है। अब इसका फुल टाइटल है, उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। अगर पार्ट का पूछ लिया तो फुल टाइटल का भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने खाली इसका फुल टाइटल ही दिया है। तो इसका फुल टाइटल क्या है? द इंजीनियस नॉर्मल मैन द डॉन क्विक्सोते ऑफ ला मांचा और जस्ट डॉन क्विक्सोते। मेनली इसको डॉन क्विक्सोते बोलते हैं, लेकिन इसका पूरा टाइटल क्या है? द इंजीनियस नॉर्मल मैन सन क्विक्सोते ऑफ ला मांचा। कहाँ का है? ला मांचा, ठीक है। तो ये इतना ही करेंगे इसके बारे में डिस्कस। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो अगला आपका क्वेश्चन है जो लिंटन स्टार्ची है, उसका जो वर्क है इमिनेंट विक्टोरियंस, ठीक है, उसके बारे में ये क्वेश्चन। तो लिंटन स्टार्चीज इमिनेंट विक्टोरियंस कैरीज बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ राइटर्स एंड पब्लिक फिगर्स, आइडेंटिफाई द लिस्ट बिलो दैट करेक्टली मेंशन एमिनेंट विक्टोरियंस। तो कौन कौन से एमिनेंट विक्टोरियंस है जिनको इस वर्क में मेंशन किया गया है, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और कौन था ये जो लिंडन स्टार्ची? एक बायोग्राफर था, और जो ब्लूम्सबेरी ग्रुप था जिसमें आपके वर्जीनिया वुल्फ और एम फोस्टर भी उसके पार्ट थे, उसी से ये भी जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, इसमें भी क्वेश्चन आ रखा है कि लिंटन स्टार्ची ब्लूम्सबेरी ग्रुप का पार्ट था या नहीं। पहले क्वेश्चन में आया था, 2018 से पहले आ रखा है इस पे क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन कौन थे? कार्डिनल मैनिंग, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, थॉमस आर्नोल्ड एंड जनरल गॉर्डन। ये था या ये था AEW मेसन, सर आर्थर किलर कोच, मैथ्यू आर्नोल्ड एंड रॉबर्ट ब्रिजेज, ठीक है। अब रॉबर्ट ब्रिजेज आप देखोगे तो इसने जो जॉन हॉपकिंस है उसकी जो पोएट्री है पब्लिश की थी, कब पब्लिश की थी आपकी? 1918 में, ठीक है। तो इसको आप एक तरीके से आउट कर सकते हो कि ये जो मॉडर्न एरा है उसमें भी एक्टिव था, तो विक्टोरियन एरा में इतना नहीं था इसका, ठीक है। तो इस ऑप्शन को आप ऐसे आउट कर सकते हो अगर रॉबर्ट ब्रिजेज का भी आपको पता है तो, ठीक है। फिर है आपका बेंसन, कार्डिनल मैनिंग, लॉर्ड टेनिसन, बिएट्रिस वेब। अब इसमें मान लो कार्डिनल मैनिंग, टेनिसन ये आगे उस एरा के, बाकी जो राइटर है थोड़ा उतने ज्यादा वो पॉपुलर नहीं है, तो हो सकता है आपको नहीं पता हो। फिर अगला आपका जॉर्ज हार्डिंग, जनरल गॉर्डन, रॉबर्ट ब्राउनिंग और मिस हेम्प्री वार्ड। तो कौन सा इसका सही होगा? इसका सही आंसर है वो होगा ये कार्डिनल मैनिंग, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, थॉमस अर्नोल्ड एंड जनरल गॉर्डन। तो इसमें जो नाइटिंगेल है उसको स्ट्रेची ने प्रेज किया है, बाकी को उतना प्रेज नहीं किया, बाकी को फ्लेटर किया है, मतलब थोड़ा सा मतलब बड़ा चढ़ा के बोला है उनको, लेकिन इसको नाइटिंगेल को जेन्युइनली प्रेज किया है इसने वर्क में, ठीक है। तो ये है सारा आपके जो कब पब्लिश हुई थी आपकी 1918 में। 1918 का एक वर्क और बताया मैंने, रॉबर्ट ब्रिजेज का, जेम हॉपकिंस की पोएम्स पब्लिश की थी रॉबर्ट ब्रिजेज ने, ठीक है। तो उससे आप कनेक्ट करके रखिए, कार्डिनल मैनिंग, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, थॉमस अर्नोल्ड एंड जनरल चार्ल्स गॉर्डन। तो ये 4 लोग थे जिनके बारे में इसने जो अपनी इमिनेंट विक्टोरियंस जो बायोग्राफी है उसमें डिस्कस किया है।
ठीक है, तो ये हुआ आपका ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपका, बहुत इंटरेस्टिंग है, पोस्ट मॉडर्निज्म से आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देखिए, देखें। Who among the following proposed that the first Gulf War had never taken place? It was simply a hyperreal media generated spectacle. कि जो गल्फ वॉर है वो कभी हुआ ही नहीं, ऐसा किसने बोला था कि ये एक हाइपर रियल था। तो आपको अगर थोड़ा सा भी पता है कि हाइपर रियल जो टर्म है वो किसने दी थी या किसने बात की है, उस पे हाइपर रियल पे पोस्ट मॉडर्निज्म में किसने बात की है, तो भी आप इसका आंसर दे पाओगे सही से। हाइपर रियल, सिमुलकारा, सिमुलेशन, ये सारी चीजों पे किसने बात की है। ठीक है, अगर ये पता हो तो। रिचर्ड रोटी ने की है? नहीं की। जॉन ल्योटार्ड बहुत दिन ये ल्योटार्ड ने क्या किया है, कौन से वर्क लिखे हैं, पता है आपको? नहीं पता। बोदिला, बोदिला ने किस पे बात की है? पोस्ट मॉडर्न थ्योरिस्ट है दोनों, ये भी अम्बर्टो इको, ये भी पोस्ट मॉडर्निस्ट है, ये भी पोस्ट मॉडर्निस्ट है, मतलब सारे पोस्ट मॉडर्निज्म में तो आते हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको अम्बर्टो इको का वर्क याद है, जो कि बहुत फेमस है, एक हिस्टोरिकल नरेटिव है और एक तरह से उसको मेटा नरेटिव भी बोल सकते हैं, द नेम ऑफ द रोज। ठीक है, बोधिलार का मैंने अभी बताया था, सिमुलकरा एंड सिमुलेशन। ठीक है, तो अगर सिमुलकरा एंड सिमुलेशन पे बात की है तो उसी राइटर ने किस पे बात की, आपके हाइपर रियल पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, जोइन बोधिला। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं हम। तो पहला जिन बोधिला के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस पे ही क्वेश्चन आया है। तो ये फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट था और कल्चरल थ्योरिस्ट भी था। ठीक है, और मेनली जो इसका काम है इनका बोधिला का, वो मीडिया स्टडीज में है। ठीक है, ये एक फोटोग्राफर भी था, तो फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्टेड था और उस पर इसने बुक्स भी लिखी है। ठीक है, तो कौन सी बुक लिखी है? एक तो सेडिक्शन, इसकी बुक है सिडक्शन, जो कि 1978 में पब्लिश हुई थी। दूसरा मैं बार बार बता रहा हूं आपका, सिमुलकारा एंड सिमुलेशन, जो कि 1981, ये तो इसकी तो एज भी याद रखना, क्योंकि इसमें बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। सिमुलकारा एंड सिमुलेशन से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, कभी इसके टर्म पूछ ली, ये टर्म किसने दी, कभी बुक का नाम पूछ लिया। अभी आपका हाइपर रियल आ गया, जो कि दूसरी बुक का नाम भी है इसका, जैसे मान लो ये जहां से क्वेश्चन आया था, द गल्फ वॉर डिड नॉट टेक प्लेस, जो कि 1991 में। अब इनको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, इनमें 10 ईयर का आपका गैप था। ठीक है, एक इसकी बुक है अमेरिका, और फिर है कंसेप्ट ऑफ सिमुलेशन एंड द हाइपर रियल। एक इसमें दिया मेनली जो आपका ये वर्क है सिमुलेशन एंड सिमुलकारा, इसमें इसने ये कंसेप्ट दिया है सिमुलेशन और हाइपर रियल और सिमुलकारा। इसका जो कंसेप्ट है उस पर डिस्कस किया है, और जो कंसेप्ट है जो अभी पोस्ट मॉडर्निज्म हम डिस्कस करते हैं उस पर बोधिला ने बात की है। अगर आपको सिमुलेशन, सिमुलकारा, हाइपर रियल इनके बारे में डिटेल में जानना है तो मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर डिस्कस करने लग गया यहाँ पे ये चीज, तो आपका ये मतलब और कहीं चला जाएगा, फिर पूरा वीडियो उसी पे बन जाएगा, आपके क्वेश्चन पे नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि बोधिला पे, बोधिला के जो 3 टर्म है, सिमुलकारा, सिमुलेशन एंड हाइपर रियल, उनको एकदम इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। तो आप वो वीडियो देख सकते हो, और उसका लिंक भी जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा 1-2 दिन में, तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप फॉलो कर सकते हो और वो वीडियो देख सकते हो। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं है, इजी लैंग्वेज में आपको समझना है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब मेन इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं। द गल्फ वार डिड नॉट टेक प्लेस, तो इसका कहने का मतलब था कि जो गल्फ वार हुआ था, गल्फ वार कब हुआ था? 90 के अराउंड हुआ था, मतलब 1989 टू 1990 91 उस टाइम हुआ था ये। तो 1991 में इसने वर्क लिखा है, तो ये हुआ था आपका 89 से 90 के बीच। ठीक है, तो इसने बोला कि ये एक खाली वर्चुअल वार था, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज हुआ था वॉर में। ठीक है, और इसका ये कहने का मतलब है कि ग्राउंड पे, मतलब एकदम आप रियलिटी में देखोगे तो वार हुआ है या नहीं है, खाली वर्चुअली वार हुआ है। ठीक है, जैसे पहले वॉर होता था कि आप मान लो आर्मी लेके जा रहे हो, घोड़े लेके जा रहे हो, लड़ रहे हो, फिर बाद में जैसे मान लो अभी AK-47 या अभी टैंक्स लेके जा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है कि ड्रोन से हवाई हमले, ये सारी चीजें पूरा वर्चुअली हुआ है, मतलब मैन टू मैन इंटरेक्शन बहुत कम हुआ है इसमें, तो इसने इसको वर्चुअल वार बोला है। और इसने बोला कि
ये सारा जो वॉर है वो खाली वर्चुअल है, ये मीडिया पे दिखाया गया है ज्यादा, बाकी एक्चुअलिटी में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उसका हम पता भी नहीं लग सकते। और एक्चुअली तो इसी पे इसने डिस्कस किया है थोड़ा डिटेल में। अब अगला जो है आपका अम्बर्टो इको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है अम्बर्टो इको आपका। तो इसका वर्क एक इटालियन नॉवेलिस्ट था ये, और कल्चरल क्रिटिक में थे आप ये भी वो दिल्ला की तरह। तो इसका जो मेन वर्क है इंपॉर्टेंट वो है द नेम ऑफ द रोज, जो कि 1980 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, शिमुलकारा एंड सिमुलेशन कब पब्लिश हुआ था? 1981 में। ठीक है, द गल्फ वॉर डिड नॉट टेक प्लेस कब हुआ था? 1991 में। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें एक तो हिस्टोरिकल मिस्ट्री है और उसके साथ इसने सिम्योटिक्स को भी कंबाइन किया है। ठीक है, सिम्योटिक्स पे हम आगे क्वेश्चन करेंगे, जब एक क्वेश्चन है आगे आगे वाली सीरीज में 1-2 लेक्चर में आ जाएगा, जो कि आपका सोशोर पे क्वेश्चन है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे सिम्योटिक्स क्या है। ठीक है, तो उसी में देखेंगे हम, यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बिब्लिकल एनालिसिस किए और इसने मीडिएवल स्टडीज और लिटरेरी थ्योरीज, ये सारी चीजें कंबाइन कर दी इसमें द नेम ऑफ द रोज में। हिस्ट्री, सिम्योटिक्स, मीडिएवल स्टडीज, हिस्ट्री, सब कुछ कंबाइन करके एक मिक्सअप सा, मतलब आप बोल दीजिए बहुत सारे जोनरों को एक साथ इसने लाके कोशिश की है। और ये एक आप ऐसे बोलते हो पॉपुलर एग्जाम्पल है जो पोस्ट मॉडर्न नॉवल है उनमें। ठीक है, एक इसका नॉवल है फुकोज पेंडुलम, ठीक है, जो कि 1988 में पब्लिश हुआ है आपका। ठीक है, और ये भी सिमिलरली जैसे द नेम ऑफ द रोज है उसी टाइप का ये भी लिखा गया है, मतलब वही जो इश्यूज है वो भी जो थीम्स है वो इसमें टच की गई है। अब आगे चलते हैं, आगे आपका है रिचार्ड बेकी रोर्टी। ठीक है, तो रिचार्ड रोर्टी अमेरिकन फिलोसोफर था, बेसिकली ये फिलोसफी में काम किया है इन्होंने। ठीक है, तो इनका एक तो वर्क है फिलोसफी एंड द मिरर ऑफ नेचर, और दूसरा कंटिजेंसी, आयरनी एंड सॉलिडरिटी। ये वर्क के नाम नहीं याद हो इनके तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पढ़ लेना, क्या पता क्वेश्चन आ जाए, और ऑप्शन में आ रखा है तो हो सकता है इनसे क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ वर्क के नाम दे दिए। इनका जो कंसेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है। इनका कंसेप्ट था कि नॉलेज एंड इज एन इंटीग्रल एंड लिंग्विस्टिक अफेयर, कि जो नॉलेज है, अपना जो नॉलेज है कि आप क्या जानते हो, सच सच क्या है, मतलब ट्रूथ क्या है, रियलिटी क्या है, जिनकी बात आप अगर प्लेटो पे करोगे तो प्लेटो से लेके सब लोगों ने, मतलब जितने भी फिलोसोफर्स हुए हैं उन्होंने ट्रूथ, रियलिटी, ये सारी चीजों पे बात की है। तो जो रिचार्ड रोर्टी है उसका कहना है कि नॉलेज है वो खाली लिंग्विस्टिक ही है, मतलब खाली लैंग्वेज का अफेयर है। ठीक है, लैंग्वेज से बाहर क्या नॉलेज है, क्या सच्चाई है, आपको नहीं पता। ठीक है, ये खाली एक लैंग्वेज गेम है। ठीक है, फिर इसने कहा सिंस वोकेबलरीज आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स तो आर ट्रूथ्स। तो इसका कहने का मतलब है कि वोकेबलरी है, जो वर्ड्स अपन यूज करते हैं लैंग्वेज में, वो किसने बनाया? ह्यूमंस ने। ठीक है, तो वैसे ही जो ट्रूथ है वो भी हमने ही बनाया। एक्चुअली क्या ट्रूथ है वी डोंट नो। ठीक है, जो हमने बनाया है, जो वर्ड्स के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं, वो हमारे लिए सच्चाई है। और एट द सेम टाइम इसने जो ये टर्म किए वो यूज किया आयरोनिज्म, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आयरनिज्म में इसने क्या कहा है, आयरनिज्म के थ्रू इसने समझाने की कोशिश की है कि दो वी नो दैट व्हाट वी नो इज नॉट ट्रू बट स्टिल वी बिलीव एंड एक्ट, कि हमें जो जानते हैं उसका हमें पता है कि ये सच नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक्ट करते हैं, जीने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, वॉर में चले जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, जबकि हमें पता है कि ये सच नहीं है, फिर भी कर देते हैं। कैसे कैसे इसका मतलब, इसका कहने का मतलब कि बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मान लो कोई एडवर्टीजमेंट आपने देखा, अब एडवर्टीजमेंट आपने देखे, अब मैं पता है कि जो एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं वो सच नहीं है, लेकिन फिर भी हम हो जाएंगे वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। ठीक है, दूसरा जैसे मान लो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मान लो कोई पॉलिटिशियन है, उसका वो इस जो ओरेटरी है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से बोलता है, जबकि हमें पता है कि ये जो बोलता है वो करेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उनको वोट दे देते हैं। ठीक है, तो हम बहुत सारे एक्शंस करते हैं, इवन ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द एक्शंस वो ऐसे करते हैं जिनमें हमें पता है कि ये सच नहीं है, फिर भी हम एक्ट करते हैं और वी लिव इन एन इल्यूजन। तो ये आयरनी है
कि एक तो ये है कि हमें पता है कि ये सच नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसके लिए जीने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बेसिकली किसके लिए, जैसे बोला जाता है जबान, जबान क्या है, वर्ड ही तो है, तो जबान के लिए आदमी मर जाता है, या आदमी कुछ भी कर देता है जबान के लिए, तो वो वर्ड ही तो है। तो इसका ही कहने का मतलब है जो ट्रूथ है वो मैन मेड है, और जो वोकेबलरी है वो भी मैन मेड है, और ट्रूथ है हम एक्सप्रेस करते हैं वोकेबलरी के थ्रू। ये इसका मेन कंसेप्ट था रिचार्ड रोटी का। अब आपका लोटार्ड आ गया, जीन फ्रांसिस लोटार्ड। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर था, सोशियोलॉजिस्ट भी था और लिटरेरी थियरिस्ट भी। ठीक है, तो इसने पोस्ट मॉडर्निज्म पे काम किया मेनली। पोस्ट मॉडर्निज्म कब से कब तक था? पोस्ट मॉडर्निज्म मेनली आपका 1945 से अभी तक का जो एज है उसको हम पोस्ट मॉडर्निज्म के नाम से जानते हैं। और ये आया था आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतना डिस्ट्रक्शन हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी के जैसे साकी पे जैसे एटम बम गिराए गए थे, तो ये सारी चीजों की वजह से वर्ल्ड है वो एकदम डिस्ट्रॉय हो गया था। लोगों का मतलब रिलीजन से, एथिक्स से, मोरलिटी से, मतलब दुनिया से एक तरह से विश्वास ही उठ गया था। तो यहाँ पे आपको बहुत फ्रेगमेंटेड नैरेटिव्स मिलेगी, बहुत सारी चीजें ऐसे मिलेगी, जैसे आपके अब्जर्ड थिएटर का एग्जांपल ले लीजिए जो टिपिकल है उसका, बीट राइटर्स ले लीजिए आप, ठीक है, काउंटर कल्चरल मूवमेंट ले लीजिए। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पोस्ट मॉडर्निज्म में देखने को मिलेगी। और ये एक पोस्ट मॉडर्न थ्योरिस्ट था, ये जो लियोटार्ड है वो, ठीक है। तो इसने मेनली जो काम किया है वो क्या है कि पोस्ट मॉडर्निटी है उसका ह्यूमन कंडीशन पे क्या इफेक्ट हुआ है उस पे इन्होंने काम किया है। और इनका वर्क भी है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये, याद रखना इसको, ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज। तो इसने पोस्ट मॉडर्निज्म को कैसे डिफाइन किया है? इसने पोस्ट मॉडर्निज्म को डिफाइन किया है एन इनक्रेड्युलिटी टुवर्ड मेटा नैरेटिव्स या ग्रांड नैरेटिव्स। तो इनक्रेड्युलिटी, इनक्रेड्युलिटी मतलब अविश्वास, कि जिसपे हम विश्वास नहीं कर सकते, किसके लिए? मेटा नैरेटिव्स। मेटा नैरेटिव्स क्या होती है या ग्रांड नैरेटिव्स क्या होती है? मेटा नैरेटिव्स एक्चुअली वो नैरेटिव्स होती है जो डोमिनेटिंग नैरेटिव्स होती है। जैसे नेशनलिज्म हो गया, तो नेशनलिज्म एक डोमिनेटिंग नैरेटिव है। अब मान लो एक नेशन है कोई भी, अब उसमें बहुत सारी कम्युनिटीज होगी, बहुत सारे कल्चर्स होंगे, बहुत सारी लैंग्वेजेज होगी, लेकिन फिर भी एक लैंग्वेज या एक कल्चर या फिर एक चीज को सारे लोगों पे थोपा जाता है, एक नैरेटिव बनाई जाती है कि अगर आप देशभक्त हो तो आप ये चीज करोगे, आप देशभक्त हो तो ये चीज करोगे। तो एक तो ये मतलब मेटा नैरेटिव होगी। एक हिस्ट्री की मान लो मेटा नैरेटिव होगी कि हिस्ट्री ये थी, कि एक ही नैरेटिव चल रही है कि ये हुआ था हिस्ट्री में, आपको ये सच मानना है। लेकिन ये मॉडर्निज्म तक भी चलता आ रहा था, उससे पहले तो चलता आ ही रहा था। मॉडर्निज्म में थोड़ा सा इसको क्वेश्चन करने लगे, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म ने बिल्कुल इसको रिजेक्ट कर दिया कि एक नैरेटिव, एक बात पे हम विश्वास नहीं कर सकते, जितने लोग हैं जितनी मुंह है उतनी बातें हैं, और सच्चाई के उतने ही फेसेज है, कि ट्रूथ हैज मल्टीपल फेसेज, ऐसे आप मान लीजिए कि एक आदमी की बात आप दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकते। और पोस्ट मॉडर्न जो कंडीशन है, जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, उसमें है जो सब लोग हैं वो उनके अपने अपने पर्सपेक्टिव है, और सब लोग जो ट्रूथ है या हिस्ट्री है या सिविलाइजेशन है या कल्चर है, कुछ भी आप ले लीजिए, उसको अपने अपने नजरिए से देखते हैं, और सबके जो नजरिए हैं वो इक्वली रिलेवेंट है और इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इन सबको मिलके एक जो वर्ल्ड बन रहा है या फिर एक जो ट्रूथ बनता है वो पोस्ट मॉडर्निटी है। कि मतलब बेसिकली सब लोग स्केप्टिकल हो गए हैं, ठीक है। इसने जैसे और भी फ्रेजेज यूज की थी, लैंग्वेज गेम्स या फ्रेज रेजिम्स, जो कि जो लैंग्वेज गेम्स फ्रेज दी किसने थी? लुडविग विंटेनस्टीन ने, ठीक है। तो इसने ये फ्रेज रेजिम या लैंग्वेज गेम्स का जो फ्रेज दी थी इन्होंने डिस्कस किया था। लेकिन जो आपका लियोटार्ड है, लियोटार्ड ने इनके जो कंसेप्ट थे उनको यूज किया है पोस्ट मॉडर्निटी को या पोस्ट मॉडर्निज्म को डिस्क्राइब करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। और एक इनका वर्क है द इनह्यूमन, ठीक है। और इनह्यूमन में इन्होंने क्या इमेजिन किया है और किस चीज पे बात की है कि टेक्नोलॉजी ने ओवरटेक कर लिया वर्ल्ड को। अब ह्यूमन है जो, ह्यूमन बीइंग्स के कंट्रोल में नहीं है वर्ल्ड, वर्ल्ड किसके कंट्रोल में है? टेक्नोलॉजी के। और आज के टाइम में हम देख लेते हैं टेक्नोलॉजी के बिना हमारा काम ही नहीं चलता। अगर मान लो आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो या फिर आप मान लो गूगल पे काम कर रहे हो, आप कहीं पे भी काम करो, एक दिन के लिए आपका फोन मान लो बंद हो जाए
तो आप परेशान हो जाओगे, नेट नहीं आए तो परेशान हो जाओगे, कंप्यूटर नहीं चला तो परेशान हो जाओगे। तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। और अभी तो इतना हो गया कि मतलब टेक्नोलॉजी के बिना हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि हम कैसे जी सकते हैं, कैसे अपनी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है या जो डेली अपनी जो रूटीन है वो चल सकता है ढंग से। तो यही बात इन्होंने की है कि टेक्नोलॉजी ने जो वर्ल्ड है उसको टेक ओवर कर लिया है ह्यूमन से, ठीक है। और पोस्ट मॉडर्निज्म में यही हो रहा है। अब मेटा नैरेटिव्स आपको मैंने बता ही दिया, तो मेटा नैरेटिव्स की तरफ आप विश्वास कर रहे हो या ट्रस्ट नहीं कर रहे हो तो किस पे करोगे? मिनी नैरेटिव या माइक्रो नैरेटिव। मिनी नैरेटिव्स मतलब छोटी छोटी नैरेटिव्स होगी, कोई एक कम्युनिटी है, कोई ग्रुप ऑफ थिंकर्स है, उनकी कोई नैरेटिव है, उनका कोई कंसेप्ट है, उसको भी आप साथ लेके चलोगे। ऐसे मतलब कोई एक ग्रांड नैरेटिव नहीं होगी, कोई एक बड़ी नैरेटिव नहीं होगी जो सब लोगों को मानना पड़ेगा। तो पोस्ट मॉडर्निज्म में लोग ऐसी चीजें नहीं मानते हैं, सबके अपने पर्सपेक्टिव है। और ये एक ऐसे मान लीजिए डेमोक्रेटिक स्पेस है कि एवरीबडी हैज ए राइट टू स्पीक, टू एक्सप्रेस हिज और हर व्यू पॉइंट्स, ठीक है, और टू परसीव द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड वट एवर वे दे वांट्स टू, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आपकी। लियोटार्ड के बारे में हो गया। तो ये क्वेश्चन में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की है। आपने लियोटार्ड को किया, बोदिला को किया, रोटी को किया, और एक थिंकर को और किया, किसको किया? अम्बर्टो इको, ठीक है। तो इन चारों के बारे में डिस्कस किया। अब मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक तो आपका लियोटार्ड पे, एक बोदिला पे, क्योंकि ये जो दोनों थिंकर है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्ट मॉडर्निज्म में, और इनसे क्वेश्चंस आते हैं घूम फिर के। तो इनके ऊपर मैं दोनों पर सेपरेट एक एक वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो जो बोदिला वाला है उसमें मैं उसकी जो सिमुलकारा है, सिमुलेशन और हाइपर रियलिटी है, उन पे डिस्कस करूंगा। और लियोटार्ड का जो पोस्ट मॉडर्न कंडीशन है, लैंग्वेज फ्रेज है, लैंग्वेज रेजिम्स है, इनके बारे में मैंने ज्यादा डिटेल में यहाँ बताया नहीं है, ऊपर ऊपर से बताया। अगर डिटेल में आप जानना चाहते हो तो वो वीडियो देख सकते हो कि मेटा नैरेटिव्स क्या होती है, इसके एग्जाम्पल के थ्रू, और कौन कौन से राइटर्स थे जिन्होंने इनके ऊपर बात की है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं। तो एक सेपरेट वीडियो बन जाएगा इस पे। अगर इस वीडियो में मैं साथ में लेके कोशिश करूंगा तो ये वीडियो मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा, और जो अपन जो क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं उससे भटक के और कहीं चला जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं हम, साथ साथ में थोड़ा टच अपॉन कर रहे हैं ताकि आपको रिफ्रेश हो जाए, जो आपने पढ़ा है रिवीजन हो जाए साथ साथ में, और कुछ चीजें नई भी आपको सीखने को मिले। तो आपको अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि मैं ऐसे वीडियोज और ज्यादा से ज्यादा बनाऊं आपके लिए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। और दूसरा, आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ ये जो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं उनका ये बेनिफिट है कि आपका एक तो अगर पहले से आपने बेस पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाता है। दूसरा, आपको ये पता चल जाता है कि क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, उनका आंसर कैसे करना है, और कौन कौन सी चीजें हैं जिन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है पढ़ते टाइम, आपके रिवीजन के टाइम, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, या कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स है, या कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स है जिन पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको जेआरएफ करने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा दावा है, ठीक है। और वो कैसे कर सकते हैं, मैंने कैसे किया था, मैं अपना बताता हूँ। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ किया था। कैसे किया था? मैंने जो पिछले सालों के जितने भी पेपर थे सब पेपर्स को उठाया, फिर एक लिस्ट बनाई। उस लिस्ट में जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा जोफ्री चौसर। जोफ्री चौसर में जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिख लिया जोफ्री चौसर। अब फिर इसमें मैंने लिखा 18 में कौन, 19, ऐसे मतलब अभी तक के जो मतलब जो वर्क थे जो प्रीवियस ईयर्स के, जब मेरा नेट हुआ था उससे पहले के जितने भी ईयर में पेपर हुए थे उनका लिख लिया। फिर इसमें किस किस ईयर में इस पे क्वेश्चन आया है, तो ऐसे करके मैंने पूरी लिस्ट बनाई। और मैंने 50 से 60 राइटर सिलेक्ट किए थे कि इनको तो पढ़ना है एकदम डिटेल में, ठीक है, क्योंकि हर बार या तो एक या दो क्वेश्चन उनसे आ रहे थे, ठीक है। तो अगर 60 राइटर्स में ऑन एवरेज भी आपका मान लो ऐसे है कि दो एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आ रहा है तो आपके 30 क्वेश्चन हो गए। और 30 से ज्यादा 40 क्वेश्चन ऑन एवरेज जो 60-70 राइटर्स है, जो बिग राइटर्स है, उनसे आते हैं, ठीक है। और उनके ऊपर ज्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ इस क्वेश्चन सीरीज में, सारे क्वेश्चन कवर नहीं करवा रहा हूँ मैं। अगर आपको सारे क्वेश्चन कवर करने हैं तो हमारी ऐप पे जाके आप सारे क्वेश्चन भी देख सकते हो विद डिटेल सोल्यूशन, ठीक है। वहां पे भी मैंने एक पेपर अपलोड कर दिया है, दूसरा मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगा। तो सारे जो क्वेश्चन है उनके चारों ऑप्शन के जो डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उससे भी अच्छे से वहां पे दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लिख के एक्सप्रेस करने का कोई मतलब नहीं है, आप वो चीज पढ़ भी सकते हो खुद से।
तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं आपका। तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिलेगा एप्लीकेशन पे, और जो क्वेश्चन है उनको आप अटेम्प्ट भी कर सकते हो, जैसे कि आप नॉर्मली एग्जाम में करते हो उस फॉर्म में भी मैंने दे रखा है, एमसीक्यू फॉर्म में भी, कि आप क्वेश्चन पढ़ो फिर अटेम्प्ट करो, सही हुआ या गलत, फिर उसका डिटेल सोल्यूशन देखो। तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी जल्दी। एक पेपर अवेलेबल हो गया है, एक मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, और जल्दी से जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो सारे पेपर है आपको उस फॉर्मेट में मिलेंगे। तो आप ऐप पे डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से जो क्वेश्चंस जैसे जैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, ताकि आपको भी एक साथ बर्डन ना आए और आप सारी चीजें क्लियर भी कर पाओ। तो इस टाइप से आप अगर पढ़ोगे, क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आप देखोगे, क्वेश्चंस पढ़ते रहोगे और साथ साथ में आप रिवीजन करते रहोगे या कंसेप्ट क्लियर करते रहोगे, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको एक क्लियरिटी रहेगी कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ या क्या पढ़ रही हूँ, एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, क्या मैं कौन सा टॉपिक जिस पे फोकस कर रहा हूँ वो इतना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो ये सारी चीजें मैटर करते हैं। पढ़ते सभी है, चीजें सभी एक ही पढ़ते हैं, सिलेबस सबका लगभग एक ही है, मटेरियल सबके पास लगभग मिल जाएगा एक जैसा ही, लेकिन कौन कैसे पढ़ रहा है उसका तरीका क्या है वही डिपेंड करता कराता है कि आपका सिलेक्शन या नेट क्लियर होगा या जेआरएफ क्लियर होगा या कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपका पांचवा क्वेश्चन है, वो है सर थॉमस ब्राउन्स अर्नबरियल वाज प्रोम्प्टेड बाई। जो अर्नबरियल था थॉमस ब्राउन का, ठीक है, तो वो ये लिखने के लिए उनको कहाँ से प्रेरणा मिली, प्रोम्प्टेड बाय मतलब इंस्पिरेशन कहाँ से मिली या फिर कहाँ से आइडिया आया इनको। ठीक है, तो उससे भी बात कर रहे हैं। तो किस पे पहला ऑप्शन है द डिस्कवरी ऑफ एंशियंट बरियल अर्न्स नियर नॉर्विक। दूसरा है द कंटेम्परेरी रिसर्चेज ऑन बरियल राइट्स इन नॉर्वे, द डेथ ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ एसीसी एंड हिज बरियल, द पब्लिकेशन ऑफ द इंग्लिश बुक ऑफ कॉमन प्रेयर। अब ये पे देख लिए कि अर्नबरियल पे बात हो रही है। अब इंग्लिश बुक ऑफ कॉमन प्रेयर है, ये तो आपके रिलीजन से, बाइबल से रिलेटेड, चर्च से रिलेटेड बुक थी, तो अर्न का इसमें डिस्कशन नहीं हुआ है, तो इसको आप आउट कर सकते हो। फिर दूसरा है कि डेथ ऑफ द सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिनी एंड हिज ब्रियल। अब इसमें बरियल तो आ रहा है लेकिन डेथ हुई है, तो अर्न का कुछ खास रिलेशन है नहीं इससे। ठीक है, तो इसको भी आप क्रॉस कर सकते हो। फिर है द कंटेम्परेरी रिसर्चेज ऑन बरियल राइट्स इन नॉर्वे, ये हो सकता है, या ये हो सकता है द डिस्कवरी ऑफ द एंशियंट अर्न बरियल्स देयर नॉर्वे। तो आपने अगर इस वर्क का जो अर्न बरियल है उसका अगर फुल टाइटल भी आपने पढ़ा है तो भी आप इसका आंसर कर पाओगे। ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं था, एकदम ऊपर से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही क्वेश्चन होगा आपका आंसर होगा फर्स्ट वाला। ठीक है, इसका फुल टाइटल देख लेते हैं हम। फुल टाइटल है इसका हाइड्रोटेफिया अर्नबरियल और ए डिस्कोर्स ऑफ द सेपल्कर अर्न लेटली फाउंड इन नॉर्फोक। ठीक है, और कितने पार्ट में पब्लिश हुआ था ये आपका, 2 पार्ट में पब्लिश हुआ था। ठीक है, कब पब्लिश हुआ था पहला पार्ट आपका पब्लिश हुआ था 1658 में। तो इसकी डेट भी आप याद रखना 1658। ठीक है, 1658 मतलब आपका जो कॉमनवेल्थ का जो एज था उसमें पब्लिश हुआ था। न्यू क्लासिकल या रेस्टोरेशन एज शुरू होने के 2 साल पहले, जब ओलिवर क्रोमवेल ने उसका रूल चल रहा था इंग्लैंड में। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है, ठीक है, उसमें किसका डिस्कशन हुआ है, उसमें डिस्कशन हुआ है द गार्डन ऑफ साइरस। ठीक है, फिर इसमें नॉर्फॉक, नॉर्फॉक में जैसे टाइटल में भी दिया हुआ है कि रोमन अर्न बरियल इन नॉर्फॉक, यहाँ पे नॉर्फॉक में एक अर्न की डिस्कवरी हुई थी, उससे इसको इंस्पिरेशन मिली थी और इन्होंने वर्क लिखा था डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंटिक्विटीज फाउंड, और उस जो एंटिक्विटीज वहां पे जो चीजें मिली थी उसका इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, फिर है सर्वे ऑफ मोस्ट ऑफ द बरियल एंड फनरेरी कस्टम्स एंशिएंट एंड करंट। तो इसने क्या किया है कि सर्वे किया किस पे, कि कितने भी जो बरियल हो रहे हैं, जो मतलब डेड बॉडी को कैसे बरी कर रहे हैं उस पे, और जो फनरेरी कस्टम है, फनरल जो सेरेमनी होती है उसमें क्या क्या कस्टम होते हैं, पहले कैसे होते थे, अभी करंट में कैसे हो रहे हैं, इन सारों पे इन्होंने एक सर्वे किया था और ये बुक के थ्रू इन्होंने प्रेजेंट किया। ठीक है, एपोथेसिस ऑफ द 5th चैप्टर, तो इसका जो 5वां चैप्टर है, ठीक है, उसके बारे में क्या लिख रहा है ये, बट मैन इज ए नोबल एनिमल
splendid in ashes and populous in the grave, solemnizing nativities and deaths with equal luster, nor omitting ceremonies of bravery in the infancy of his nature. Life is a pure flame and we live by an invisible sun within us. तो क्या कहना क्या चाह रहा है, ये जो मैन है उसको क्या कर रहा है, ये एपोथेसिस मतलब प्रेज कर रहा है मैन को कि मैन कैसा अच्छा आदमी है, ये है वो है चीज, इसके थ्रू यही कर रहा है। ये क्या बोल रहा है, मैन इज ए नोबल एनिमल, पहले नोबल एनिमल बताया इसको, स्प्लेंडेड इन एसेस, एसेस मतलब अपनी जो राख हो जाती है जलने के बाद उसमें भी स्प्लेंडेड है ये, पोम्पस इन द ग्रेव, ग्रेव में भी पोम्पस है, सोलमनाइज इन नेटिविटीज एंड डेथ विद इन विथ इक्वल लस्टर, ठीक है। नोर ओमिटिंग सेरेमनीज ऑफ ब्रेवरी इन द इन्फेंसी ऑफ हिज नेचर, लाइफ इज अ प्योर फ्लेम वी लिव इन बाय एन इनविजिबल सन विद इन अस, कि अपने अंदर क्या है, एक इनविजिबल सन है, एक इनविजिबल एनर्जी है, एक लाइट है, ठीक है, जो अपने को जीने के लिए प्रेरित करती है। और ये बेसिकली मतलब ह्यूमन बीइंग्स है उनको प्रेज कर रहा है इस वर्क के थ्रू। तो ये आज के आपके कुछ क्वेश्चंस हुए, 5 क्वेश्चंस हुए जिनमें हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की है, हमने बहुत सारे राइटर्स पे डिस्कस कर लिया जैसे सैमुअल जॉनसन पे डिस्कस किया, जॉन गे पे कर लिया, ओलिवर गोल्डस्मिथ पे कर लिया, एजलिट पे कर लिया, और भी बहुत सारे राइटर्स पे किया है, जैसे लियोटार्ड पे कर लिया, अपने बोधिला पे कर लिया, रोटी पे कर लिया, अम्बर्टो इको पे कर लिया, ये जो मान लो अपना थॉमस ब्राउन है इस पे कर लिया। तो और भी राइटर्स है जो अभी मेरे को याद भी नहीं आ रहे हैं जिन जिन पे डिस्कस किया। तो कम से कम आपने 15 से 20 राइटर पे और उनके ऑन एवरेज 2 भी वर्क लो तो आपने 40 वर्क पे या फिर 40 कंसेप्ट आप ले लीजिए। 5 क्वेश्चन के थ्रू अगर आप 40 कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपना टारगेट है, उसमें मेरा टारगेट है कि 1000, तो 1000 इंटू 48 कीजिए तो आपके कितने हो जाएंगे 8000 कंसेप्ट। और अगर 8000 कंसेप्ट कर लिए उसमें से अगर 40 भी क्वेश्चन आ गए आपके तो बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों ये, क्योंकि अगर 40 क्वेश्चन आपको सही आ रहे हैं पेपर में, इसका मतलब हुआ कि पीछे बचा आपके 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन तो आपको मतलब तुक्के से सही हो जाते हैं, तो 55 मतलब 110 क्रॉस कर रहे हो आप, ठीक है। और थोड़ी सी और तैयारी कर ली, अगर 8-10 क्वेश्चन और आपने सही कर दिए और 65 तक आपका जा रहा है, तब तो आपका सिलेक्शन ही हो जाएगा अगर फर्स्ट पेपर आपने ढंग से किया है तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। पहली चीज ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आपको समझने में कोशिश मिलती है, ये मदद मिलती है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। दूसरा आपका रिवीजन भी करवाते हैं साथ साथ। तो ये एक लेक्चर आप रोज जरूर देखिएगा, ये रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। बाकी आप इतने समझदार तो हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए और ऐसे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल का और जो ऐप का लिंक दिया हुआ है वहां से फॉलो करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और ऐप के आप ऊपर आपको इनके पीडीएफ और प्रॉपर फॉर्मेट में आपको सारे क्वेश्चंस अवेलेबल मिलेंगे। अभी धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं तो जल्दी आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जैसे जैसे अपलोड हो रहे हैं उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।